क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 इस तरह की काउंटिंग वो नेचुरल नंबर है नहीं, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। और होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी ऐड कर दिया जाए तो फिर वो होल नंबर हो जाता है। 0 1 2 3 4 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स की अगर बात करें, इंटीजर्स में क्या होता है 0 1 2 3 और -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से, यानी कि इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं। ये जो माइनस वाले हैं इनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये जो पॉजिटिव हैं इनको बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये ज़ीरो है। उसके बाद हमने पढ़ा था 9th में रैशनल नंबर्स के बारे में, ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इनमें से कुछ है इंटीजर्स, और जो q है वो ज़ीरो नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2। क्या 2 एक रैशनल नंबर है? तो हम कहेंगे 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 2/1 बन गया ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 4/5, 4/5 4 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 4/0, क्योंकि क्या कंडीशन है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि -3 -2 -4 0 1 2 3 ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 0, क्या ये रैशनल नंबर है? तो 0 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं। 0/1 तो ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और ये p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो आप पता लग गया आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास था इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो p/q की फॉर्म में, यानी कि जो जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। ठीक है, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो √2 है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, √2 इंटीजर नहीं है, तो अगर √2 की वैल्यू निकालना तो समथिंग ऐसे आएगी 1.414 इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये है इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जितने भी ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, एक तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 4 का अगर रूट करेंगे तो आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, √4 तो रैशनल नंबर हो गया। अगर √3 की बात करें, क्योंकि ये जो 3 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। यानी कि जितने भी ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उनका रूट ले लें तो वो सभी इरेशनल नंबर होंगे, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √10, √11। ठीक है, √12, ये सभी क्या होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे। इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। या फिर कोई इस तरह का नंबर हो 0.10110, यानी कि इस तरह का डेसिमल की फॉर्म में आए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, ना तो इसमें रिपीट हो रही कोई चीज़, और ना ही ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कोई नंबर हो डेसिमल फॉर्म में, तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो समझ गए। और लास्ट में है हमारे पास, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, रियल नंबर। ये सभी नंबर जितने भी हमने नंबर अभी पढ़े हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे मिलके ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रियल नंबर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाएंगे। तो रियल नंबर किसका कलेक्शन है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है।
देखो रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ये सभी क्या हैं, इन सभी को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने 9th में हम पढ़ चुके हैं इसको। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 10th में क्या है। सबसे पहले हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is equal or greater than 0 और लेस देन b। देखो क्या चीज़ है ये, आप इसको भी पढ़ चुके हो अपनी छोटी क्लासेस में, आप इस फॉर्म में पढ़ चुके हो इसको। डिविडेंड इसके इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सारी वही चीज़ें इसने यही कही है, यही हमारे पास ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए एंड बी, ए को इसने ले लिया, क्या ले लिया इसने, ए को ले लिया इसने डिविडेंड ले लिया है, और बी को ले लिया इसने डिवाइज़र। ठीक है, और ये जो क्यू है ये क्वोशंट है, और ये जो आर है वो रिमाइंडर है। ठीक है, आर क्या है, रिमाइंडर है। अब इसी से ही इक्वेशन बनाई है, आपको पता है जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, ए है, डिविडेंड ए है, इसमें हमने लिया था ए। और डिवाइज़र क्या लिया था, डिवाइज़र हमने बी लिया था। और क्वोशंट क्या लिया था, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्वोशंट क्या लिया था हमने, क्यू लिया था। और रिमाइंडर हमने लिया था आर। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसी को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलेंगे। जैसे कि हम अगर डिवाइड करें, मान लो 2 है, 7 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2 3 जा 6 और रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, ये हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अगर हम इसमें रखें, इक्वेशन में रखें इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, 7 इज इक्वल टू 2 डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट, 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो क्या आया, 7 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7। तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र होता है, और ये रिमाइंडर होता है। जो अगर इसकी बात करें, देखो ये 2 डिवाइड कर रहा था इसको, 7 को डिवाइड कर रहा था, तो रिमाइंडर हमेशा, जो रिमाइंडर है वो या तो ज़ीरो होगा, रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा, या फिर जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा। ठीक है, रिमाइंडर या तो ज़ीरो हो सकता है, या फिर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। जैसे इस केस में क्या है, डिवाइज़र से छोटा है, 1 आया है इसमें, और डिवाइज़र क्या था, 2 था, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 1 आया। तो ऐसे भी हो सकता है, मान लो 6 है यहाँ पे, और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या तो 0 होगा, या फिर किससे छोटा होगा, डिवाइज़र से छोटा होगा। ये 2 केस हो सकते हैं। इसने यही लिख रखा है कि जो रिमाइंडर है या तो 0 के इक्वल होगा, या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा जो डिवाइज़र है उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। तो ये थी हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसका हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में। आगे हम देख लेते हैं, अब लेमा देख लेते हैं। लेमा होता क्या है, ए लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक जो हमारे पास ये जो एक स्टेटमेंट है, और ये पहले से ही प्रूवन है। ठीक है, अगर इसका यूज़ हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो एल्गोरिदम है वो एक क्या है हमारे पास, ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। इसमें क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है
तो उसको कुछ एल्गोरिदम लगाएंगे, उसमें कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स लगाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। जो हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा किया था, इसी से हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बनाया है। क्या है ये? इज़ ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है, कैसे निकालना है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने मान लो दो नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया 8 और दूसरा ले लिया 36, और हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 36 को डिवाइड कर दिया हमने 8 से, तो 8 4 जा 32, हमारे पास रिमाइंडर आया 4। ठीक है, रिमाइंडर आया 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 36 किसके इक्वल होगा, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर यानी कि 4। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो हमने डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब ये बन जाएगा डिवाइज़र, ये बन जाएगा डिवाइज़र, और ये बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइज़र। तो 4 2 जा 8। अब क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ गया। हमने ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एचसीएफ वो क्या है, 4 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दूसरे स्टेप को कैसे लिखेंगे, डिविडेंड यानी कि 8 इसके इक्वल होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ हमारा क्या आया है, एचसीएफ आया है हमारा 4। ठीक है, तो ये हमने क्या लगाया भाई, एल्गोरिथम लगा दिए, दो स्टेप में इसको कंप्लीट कर दिया। और ये तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, 420 को हमने 420 और 130 का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे 420 है और 130 है। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे, ये 420 और 130। ठीक है, तो पहले ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास ये 3 पे जाएगा, 133 जा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, हमारे पास रिमाइंडर बचा 30। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, डिविडेंड यानी कि 420 किसके इक्वल होगा, 130 डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ये चीज़ जो है रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगी, और ये बन जाएगा हमारे पास डिविडेंड। ठीक है, तो 34 जा 120, तो हमारे पास कितना बचा, 10 बचा रिमाइंडर इस बारी। तो सेकंड स्टेप 130 किसके इक्वल होगा, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट यानी कि 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 सॉरी प्लस 10, रिमाइंडर था 10। तो अभी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आया, हमने ये तब तक करना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम तब तक लगाना है जब तक ये रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो है रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और जो डिवाइज़र था वो हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 10 3 जा 30। तो अब हमारे पास थर्ड स्टेप में ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 30 किसके इक्वल होगा, 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। ठीक है, तो तब तक हमने ये करना था जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए। हमारे पास ज़ीरो आ गया, यानी कि एचसीएफ यानी कि लास्ट जो डिवाइज़र था वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास, 10 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।